MSc थर्ड सेम के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन एनर्जी ट्रांसफ़र के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होने वाले कुछ और बड़े कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में सबसे पहले यूसुफ हतीफ़ और डेविड ग्रीन ने बताया था। इन्होंने बताया कि यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम, जिनके बारे में हम इससे पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो उनके अलावा भी बहुत से ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि रेस्पिरेशन और सेल ऑक्सीडेशन से जुड़ी हुई गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इनमें सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। 3 कॉम्प्लेक्स हैं, 3 तरह के कॉम्प्लेक्सों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसके अंदर सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यानी NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, यानी निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का डिहाइड्रोजिनेट कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजिनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की मेम्ब्रेन, जिसमें क्रिस्टाई उपस्थित होते हैं, उनके ऊपर उपस्थित होता है। ये बहुत ही बड़े अणु होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 10⁻6 की रेंज का होता है। यानी देखो आप, 10⁻6 की रेंज का, यानी 1 लाख के आसपास इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये वाले बहुत बल्की मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें 26 to 28 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। 7 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं और 7 आयरन सल्फर सेंटर के अलावा FMN भी उपस्थित होता है। और FMN अब इन सब के अलावा 3 आयरन सल्फर 23 आयरन सल्फर सेंटर और ऐड करता है। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक तरह से 7 आयरन सल्फर सेंटर तो होते हैं इसमें NADH में, और इसके अलावा FMN के भी बहुत सारे आयरन सल्फर सेंटर इसके अंदर उपस्थित होते हैं। जो आयरन सल्फर सेंटर हैं वो तीनों प्रकार के इसके अंदर उपस्थित होते हैं, 1FeS, 2FeS एंड 4FeS, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और तीनों तरह के फेरिडॉक्सिन और रुब्रिडॉक्सिन और इस तरह के सारे इनके बिसाइड्स, इनके अलावा भी इनके दूसरे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो सब भी इनके अंदर उपस्थित होती हैं। और ये 2 ग्रुप में उपस्थित होते हैं। पहला ग्रुप है NAD/NADH, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र NAD+ से NADH में होता है। और इसका जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या E का मान जो इसका है वो 0.32 वोल्ट होता है। यानी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो वेरिएशन है वो 0.32 वोल्ट का होता है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका इसके अंदर दूसरा जो ग्रुप है वो है UQ/UQH2, यानी यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोन का हाइड्रोजिनेटेड फॉर्म। और इसका जो पोटेंशियल है वो +0.10 वोल्ट का होता है। पोटेंशियल वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसका 0.10 वोल्ट का होता है। इसके अंदर इसके अलावा दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है सिस्टम है
वो है आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड सिस्टम, जिसको हम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेट कॉम्प्लेक्स में सक्सिनेट एंड फ्यूमेरेट कपल प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान है कि सक्सिनेट में जो COH ग्रुप है वो सिस पोजीशन में होते हैं और फ्यूमेरेट के अंदर वो ट्रांस पोजीशन में होते हैं। यानी सक्सिनेट और फ्यूमेरेट दोनों सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से ये वाला जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेट कॉम्प्लेक्स है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, क्रिस्टाई के अंदर जो है वो गड़ा हुआ होता है। इसके अंदर 2 आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 के आसपास होता है और 27,000 के आसपास होता है। यानी एक जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उसका होता है 70,000 और जो सेकंड है उसका वेट होता है 27,000 होता है। और इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है। और सक्सिनेट ऑब्लिक फ्यूमेरेट कपल, इसके लिए E0 का मान है -0.03 वोल्ट का होता है। तो इस तरह से ये वाला कॉम्प्लेक्स उपस्थित है। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है, जो हम कहते हैं कि साइटोक्रोम और यूबिक्विनोन के अलावा जो प्रेजेंट है, वो है साइटोक्रोम B और C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B जो टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम कहते हैं Bl और BH। लो का मतलब लो पोटेंशियल वाले और H का मतलब है हाई पोटेंशियल वाला। जो लो पोटेंशियल वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है -0.03 वोल्ट और BH जो होता है यानी साइटोक्रोम BH, साइटोक्रोम B का H वाला, उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान 0.05 वोल्ट होता है। दोनों जो साइटोक्रोम्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 30,000 होता है। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी साइटोक्रोम B और C1 कॉम्प्लेक्स है। C1 कॉम्प्लेक्स में भी इसी तरह से लो पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स और हाई पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो किस तरह का होगा, आपको स्क्रीन पर एक चार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का पाथ, इसका अध्ययन सबसे पहले 1975 में पीटर मिटसेल ने किया था और इन्होंने बताया था कि आयरन सल्फर +3 to +2 में कन्वर्ट होता है और +2 to +3 में कन्वर्ट होता है। यदि इस साइकिल को देखें तो इस साइकिल में सबसे पहले साइटोक्रोम B जो लो पोटेंशियल वाला है वो आयरन +2 की स्टेट में होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और निकालने के बाद वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये साइटोक्रोम B लो पोटेंशियल वाला +3 में चला गया और इसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल वाले साइटोक्रोम B को देता है और वो साइटोक्रोम B +3 to +2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब +2 में कन्वर्ट होता है तो उस समय ये वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और निकालने के बाद ये हाई पोटेंशियल के +3 में कन्वर्ट हो जाता है
और ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन हाफ यूबिक्विनॉन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन के रूप में निकाल देता है, और जो हाफ यूबिक्विनॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके UQH में कन्वर्ट हो जाता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तब ये UQH2 में कन्वर्ट हो सकता है। या यूबिक्विनॉन का हाफ मॉलिक्यूल प्लस H प्लस आयन कहीं से एक्सेप्ट हो सिस्टम में, साइक्लिक सिस्टम में H प्लस आयन एक्सेप्ट किए जाए और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइकिल से मिले, तब यूबिक्विनॉन UQH2 बनाता है। तो इस तरह का ये साइकिल चलता है, जिसके बारे में 1975 में पीटर मित्सेल ने बताया था। यानी आयरन सल्फाइड कॉम्प्लेक्स +3 से +2 में कन्वर्ट होता है, तब 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब वो +2 से +3 में कन्वर्ट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो किसी जगह पर ये +2 या कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल इसका चलता रहता है। तो इस तरह से ये हमारा रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इन एनर्जी ट्रांसफ़र वाला जो टॉपिक है, जिसके कि आपने 5 वीडियो लगातार देखे, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल रेस्पायरेशन, सेल ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम हैं, ऑक्सीडाइजिंग कोएंजाइम हैं, वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें क्रिस्टाई प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादातर एंजाइम को एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, और क्रिस्टाई होने के कारण उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सारी प्रोसीजर के लिए एक सरफेस को ज़्यादा से ज़्यादा देने का कार्य करता है। और जितने भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो इन ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर को इनहिबिट करने का या रोकने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो सेल ऑक्सीडेशन और रेस्पायरेशन की प्रोसेस बॉडी में लगातार चलती रहती है, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से जो है बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता रहता है। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ATP में कन्वर्ट होता रहता है, तब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, और जहाँ भी उस एनर्जी की आवश्यकता होती है उस समय वो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने के बाद वो अधिक मात्रा में एनर्जी बनाता है, जो बॉडी में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में, विभिन्न बॉडी की फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज़्म है उनके अंदर काम करती है, और बॉडी में किसी भी एनिमल की बॉडी में और प्लांट की बॉडी में ये जो है हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से ये सारे एंजाइम यूज़फुल हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में, यानी सभी लिविंग और ऑर्गेनिज्म के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सेल का। तो इस तरह से ये आपका रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन एनर्जी ट्रांसफ़र वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आप सीरियल वाइज नंबर 1 जो वीडियो है नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पाँचों को आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और पढ़ें। धन्यवाद।